शंकु परिच्छेद में अगला टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है और वो है दीर्घवृत्त, एलिप्स। दीर्घवृत्त से तात्पर्य है कि ऐसा वलय जिसकी दोनों त्रिज्याएं, दो परस्पर लंबवत त्रिज्याएं बराबर ना हो। जैसे किसी रिंग को एक ओर से दबा दिया जाए तो दूसरी ओर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, जो एक प्रकार से अंडाकार आकृति बन जाती है, वो इलिप्स या दीर्घवृत्त कहलाता है। अंडाकार आकृति तो वास्तव में इलिप्सॉइड होता है। इलिप्सॉइड का मतलब जैसे किसी दीर्घवृत्त को उसके लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष के परितः घुमाने से जो त्रिविम आकृति बनेगी वो इलिप्सॉइड कहलाता है। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे पैराबोला आपका, जैसे आपका वृत्त, उसी तरह से दीर्घवृत्त को कैसे परिभाषित किया गया? यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि एक दिए गए स्थिर बिंदु से उसकी दूरी और दी गई स्थिर रेखा से उसकी दूरी का अनुपात 1 से कम और अचल। ठीक, परवलय में यह अनुपात 1 होता था, अचल होता था। यहां पर यह अनुपात अर्थात PS/PM, ठीक, स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी और स्थिर रेखा से चर बिंदु की दूरियों का अनुपात 1 से कम हो तो जो आकृति जनरेट होती है, जो आकृति बनती है, उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त की एक और परिभाषा होती है, यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि दिए गए दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग नियत है, तो ऐसी स्थिति में भी जो अनुरेखित वक्र होता है वो दीर्घवृत्त होता है। जैसे क्या बात आ रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं, जैसे जमीन पर 2 खूंटियां गाड़ी जाए, 2 कीले गाड़ दी जाए, इनके बीच में एक ढिकली डोरी बांधी जाए। ठीक, एक ऐसी डोरी बांधी जाए जिसकी लंबाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से अधिक हो। ठीक, ऐसे इस तरह से एक डोरी बांधी है और इस डोरी में पेंसिल या कोई लकड़ी, ठीक है, फंसा करके कि सरकती रहे डोरी, और इस तरह से लकड़ी को या जो है पेंसिल को चलाया जाए कि दोनों ये डोरियों के भाग हमेशा तने रहे। तो ऐसी स्थिति में जो आकृति बनती है वो क्या होती है? वो भी दीर्घवृत्त होती है। इस तरह की आकृति ये बनेगी। इसके पहले ये इस प्रकार का एक प्रश्न पीसीएस परीक्षा में आ चुका है कि यदि एक बकरी के गले में एक रस्सी बंधी है, वो रस्सी बकरी के गले में जो पट्टा है उसमें एक छल्ला है, उससे होकर के रस्सी जाती है और रस्सी जमीन पर 2 खूंटियों के बीच बंधी है, रस्सी ढीली है। अब बताइए यदि बकरी घास चरती है तो जमीन पर बनने वाली आकृति कैसी होगी? ठीक, तो वो आकृति क्या होगी? दीर्घवृत्त की आकृति। ये ऊपर स्थिर बिंदु है और चर बिंदु ये है, ये इस तरह से गति करे कि दोनों दिए गए बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग नियत रहे। तो ऐसी स्थिति में जो जनरेट फिगर होगा जमीन पर वो क्या होगा? एक एलिप्स होगा। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार हम लोग ये लेकर के चलते हैं। मान लीजिए ये वो स्थिर रेखा है, इस बार स्थिर रेखा की दूरी स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी से ज्यादा रखना। मान लेते हैं कि ये वो स्थिर बिंदु है, ठीक है, ये हमने एक्स अक्ष ले लिया, ये हमने वो स्थिर रेखा ले ली, ठीक है, और ये वो स्थिर बिंदु हो गया, एस की बात कर ली।
ठीक है। अब क्या करना है कि चर बिंदु की पहली स्थिति हम पता करें, ये पी एस का मान कब रखना है, पी एम का मान, ये इस बिंदु को हम जेड कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पी एस का मान कम और पी जेड का मान ज्यादा, तो पी एस ये जेड, अब अगर जैसे चर बिंदु हम यहां लेंगे, यहां आएगा तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज्यादा होगी, ये इसको एम कहते हैं। तो पी एस अपॉन पी एम ये अनुपात ई के बराबर कहा जाता है परिभाषा में उत्केंद्रता, और ये किससे कम है, ये किससे कम है तथा कांस्टेंट है, जो भी है उतना ही रहेगा। तो ये चर बिंदु की पहली स्थिति हमने यहां ली, तो पी एस अपॉन पी जेड, फिर चर बिंदु यहां पहुंचा तो पी एस अपॉन पी एम ये ई के बराबर होगा। इसके बाद चर बिंदु यहां पहुंचा तो ये पी एस पी एम ये हुआ, ठीक है। चर बिंदु की स्थिति, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पी एस अपॉन पी एम ये अचर नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, यहां कहीं पर ये तो पी एस ये होगा, पी एम ये होगा, फिर आपको कहीं ऐसा इधर मिलेगा तो ये पी एस का मान होगा, ये पी एम का मान होगा, फिर कहीं यहां आपको मिलेगा ये पी एस ये पी एम, ठीक। इसके बाद ये बिंदु कहीं आपको यहां मिलेगा, ठीक है, तो पी एस ये पी एस इतना और पी एम इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि एक बंद आकृति आपको इस तरह की मिलेगी, ये आकृति आपको मिलेगी, ठीक। तो इस आकृति को देख करके पता चल रहा है कि ये आकृति अगर बीच का बिंदु ले लिया जाए, ये अगर वाई अक्ष हो, ये वाई अक्ष हो, ठीक है, तो ये आकृति जैसी इधर है वैसी ही इधर है, इसलिए जैसा बिंदु यहां है वैसा बिंदु यहां भी होगा। तो इसका मतलब है कि दीर्घ वृत्त में दो नाभियां हो, ठीक, दो नाभियां, जैसी रेखा ये है वैसी ही रेखा एक इस ओर भी होगी, ठीक, ऐसी ही रेखा इस ओर भी होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि दो नियताएं होंगी, ठीक, दो नाभियां और दो नियता, और किसी भी ओर की, किसी भी एक ओर की नाभि या एक ओर की नियता, एक ओर की नाभि और नियता लेकर के, चाहे केंद्र से उधर वाली और चाहे केंद्र से इधर वाली, किसी भी एक नाभि और नियता को लेकर के पूरे दीर्घ वृत्त को अनुरेखित किया जा सकता, ठीक। सो इसको एस डैश कहते हैं, इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इसका नाम ए डैश हो गया, ए और ए डैश ये दीर्घ वृत्त के शीर्ष हो गए, ए और ए डैश, ठीक है। एस और एस डैश इस दीर्घ वृत्त की नाभियां हो गई, इसमें एक अक्ष बड़ा है लंबाई में और एक अक्ष छोटा है लंबाई में, इस ए डैश वाले अक्ष को दीर्घ अक्ष कहते हैं, इस बिंदु को बी और इसको बी डैश कहा है, तो बी बी डैश जो अक्ष है उसे लघु अक्ष कहते हैं, ये लघु अक्ष होता है, ये दीर्घ अक्ष, ठीक। दो त्रिज्याएं है, ये लघु त्रिज्या है, ये दीर्घ त्रिज्या है और ये लघु त्रिज्या है। इसे सी को दीर्घ वृत्त का केंद्र कहते हैं और सी के निर्देशांक 0 से, सी मूल बिंदु है यहाँ पर 0 से। अब बात आती है कि ठीक है ये अनुपात नियत रहता है, एक से कम रहता है, जब हम अनुरेखित करते हैं तो ऐसी आकृति जनरेट होती है, तो इस आकृति का समीकरण कैसे निकलेगा, ठीक। तो हम परिभाषा की मदद लेंगे, पी एस अपॉन पी एम क्या है, पी के बराबर है और एक से छोटा, ठीक। सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इस जेड बिंदु का निर्देशांक कितना है और इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, ठीक। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु एस का निर्देशांक क्या है, इन तीनों के निर्देशांक अगर हमको पता चल जाए तो हम इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सो देखिए कैसे हम लोग
तो ये जब P बिंदु A पर पहुंचेगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, AS अपॉन AZ, क्योंकि ये लंब की लंबाई तब AZ हो जाएगी, तो AS अपॉन AZ इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगा AS बराबर EAZ, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसके बाद जब ये चर चलता हुआ A डैश पर पहुंचेगा तो समीकरण ये बदल करके हो जाएगा A डैश S अपॉन A डैश Z। ठीक है, A डैश Z, क्योंकि तब P यहां आ गया बिंदु, तो ये नाभिक और ये नियता हो, तो PS मींस A डैश S अपॉन AZ इज इक्वल टू भी कितना होगा, E। अर्थात A डैश S बराबर हो जाएगा A डैश Z इंटू E, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को एक बार हम जोड़ करके देखें कितना आता है। ठीक, देखो एक धन दो लिया, एक धन दो। ठीक, तो एक धन दो करने पर AS प्लस A डैश S बराबर E कॉमन ले लिया A डैश Z प्लस AZ, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखें AS और A डैश S मिल करके हो गया AA डैश इज इक्वल टू, ठीक, ये इतनी दूरी और इतनी दूरी मिल करके ठीक, यहां पर E इंटू A डैश Z, ध्यान दीजिए A डैश Z को क्या लिख सकते हैं, CA डैश प्लस CZ, तो CA डैश प्लस CZ कितना लिख सकते हैं, प्लस AZ को क्या लिख सकते हैं, CZ माइनस CA, तो CZ माइनस CA, ये दोनों दूरियां हम बराबर मान रहे हैं CA और CA डैश, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे CA और CA। A डैश की दूरी हम 2A मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हमने A मान ली है इतनी, तो इस बिंदु के निर्देशांक A0 माने हमने, तो A डैश के निर्देशांक माइनस A0। ठीक है, तो ये लंबाई 2A मान ली, तो यहां से हो गया E इंटू 2CZ, 2 कैंसिल हो गया, CZ इज इक्वल टू हो गया A अपॉन E। ठीक, CZ A अपॉन E, तो यहां पर Z बिंदु के निर्देशांक हो गए A अपॉन E कॉमा 0, A अपॉन E 0, और ये बिंदु उसी के संगत है Z डैश बिंदु के निर्देशांक माइनस A अपॉन E, Z बिंदु के निर्देशांक ये होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब बचा हमको S बिंदु के निर्देशांक और पता करना है। ठीक, तो यहां से ये क्या करेंगे, अब दो में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, A डैश S माइनस AS बराबर E A डैश Z माइनस कितना AZ। अब घटाने पर ये मिल जाएगा। ठीक, देखें A डैश S और वो उधर AS, A डैश S को क्या लिख सकते हैं, CA डैश प्लस CS, CA डैश प्लस PS माइनस AS को क्या लिख सकते हैं, CA माइनस CS। ठीक, ये देखें CA माइनस, ठीक, ये किसको लिखना है, AS। ठीक है, AS को इतना लिख सकते हैं CA माइनस CS। ठीक है, इज इक्वल टू E इंटू A डैश Z में से AZ चला गया,
तो दूरी बची ए डैश, और ए डैश किसके बराबर है 2a। यहां से सी ए डैश प्लस सी एस माइनस सी ए प्लस सी एस बराबर हो गया ई 2a। सी ए और सी ए डैश कैंसिल, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर बनी है, ठीक। तब यहां हो गया ट्वाइस ऑफ सी एस इज इक्वल टू ट्वाइस ए ई, 2 कैंसिल, सी एस की वैल्यू हो गई कितनी ए ई, ठीक। तो यहां से जो पहली फोकस का ये नाभि का निर्देशांक आ गया ए ई 0, और दूसरी नाभि का निर्देशांक हो गया माइनस ए ई 0। तो अब हमको सारे बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो गए, ठीक। अब आप दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। वो कैसे? इसमें पीएस बटे पीएम बराबर क्या लेकर के चलना है, और चर बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक एक्स वन। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा? परिभाषा से पीएस बटे पीएम इज इक्वल टू ई है, या पीएस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू पीएम का स्क्वायर। पीएस ये दूरी का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए इंटू ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स वाई, ठीक। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, और पीएम दूरी कितनी होगी देखें यहां से, ये इतनी दूरी एक्स है क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई। सो यहां से यहां तक की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी एक्स, जबकि पूरी दूरी आपको मालूम है वो कितनी है ए अपॉन ई, क्योंकि सी जेड का मान कितना है ए अपॉन। तो ए अपॉन ई में से अगर हम इतना घटा देंगे, ठीक, तो हमको ये दूरी मालूम हो जाएगी, और ये दूरी किसके बराबर है पीएम के बराबर। तो पीएम बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। वो पीएम का मान हो गया, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर बोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए अपॉन ई। सिंप्लीफाई करेंगे, वाई ए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर से गुणा करो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई, ये और ये कैंसिल है, ठीक। अब बचा क्या? इनमें ई का मान एक से छोटा है, इसलिए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, इसलिए इसको इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर छोटा है किससे ए स्क्वायर से, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई, ठीक। सभी इसमें कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई। अब ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां से जो समीकरण मिला वो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस संख्या को बी स्क्वायर लिखते हैं, ये किसके बराबर है ये अभी हम पता करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर
तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़ा, वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दीर्घवृत्त में क्या था, इसका अक्ष दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और इसकी विशेषता क्या है, इसमें ए स्क्वायर या ए बड़ा है किससे, ए का मान बी से बड़ा, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन प्राप्त हुआ था ए और बी के बीच में। इस दीर्घवृत्त का शीर्ष था प्लस माइनस ए जीरो, नाभ्य थी प्लस माइनस ए ही जीरो, ठीक है, केंद्र 0 0, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, ए बेस इज इक्वल टू 2a था, क्योंकि सी ए की लंबाई ये इतना ए था, ठीक है, सी एस आपका जो निकला था वो ए ही था, ये आपने कहा। लघु अक्ष की लंबाई 2b और नियताएं हुई प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये दीर्घ का पहले प्रकार का मानक समीकरण है, फर्स्ट टाइप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 in which a is greater than b। अब ये ध्यान दें कि ये लंबाई अभी हमने ऐसे ही लिखी, अगर हम इस लंबाई को k माने तो इस बिंदु पर कोऑर्डिनेट 0 k होगा और 0 k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होना चाहिए, 0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर और के इक्वल टू बी। तो ये अगर बी लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये बी के बराबर है। तो इस आधार पर जो लघु अक्ष की लंबाई निकली वो कितनी निकली, 2। तो लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर 2 इस तरह से प्राप्त। अब बात आती है दीर्घवृत्त का जो दूसरा मानक समीकरण है, दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो फॉर्मूला तो यही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला यही होगा, बट दिस टाइम b इज ग्रेटर देन p। अब इस बार क्या होता है, b बड़ा होता है किससे, a से। और अगर इस को आलेखित किया जाए तो एक्चुअल में इसका जो रेट होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक। ये वाई अक्ष की दिशा में इसका दीर्घ अक्ष होता है, तो अगर ऐसी स्थिति में कहा है तो दीर्घ अक्ष की लंबाई इसमें कैसे आती पर ऐसे में दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2b। इस बार त्रिज्या जो होगी वो b के बराबर होगी और लघु त्रिज्या जो होगी वो a के बराबर होगी। तो लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर 2a होगी, इस बार b बराबर a से नाभिया, यहाँ पर नाभिया जो होगी वो 0 प्लस माइनस बी, केंद्र वही रहेगा 0 0 ही, केंद्र 0 0, ठीक है। नियताएं जो होंगी, नियताएं y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ये
लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की नाभियां शीर्ष अगर आप लिखेंगे, इसके लिए शीर्ष जो होंगे वो क्या होंगे, 0 प्लस माइनस टी। तो ये दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन है दीर्घवृत्त का। दो प्रकार के दीर्घवृत्त है, इनके मानक समीकरण आपने इस तरह से देखा। एक में ए बड़ा होगा है बी से, इसमें एक अर्थात एक्स स्क्वायर के नीचे जो गुणांक है, ठीक है, उसका मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर या ए इज ग्रेटर देन, और इनमें ये रिलेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई। लेकिन यहाँ पर यही रिलेशन बदल करके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई। इसके लिए ये रिलेशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी संख्या, वो इस साइड होती है, बी स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है, इससे ए स्क्वायर है, ई का मान 1 से कम होगा, तो ये दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड है इक्वेशन हुआ एलिप्स। अब अगली बात आती है कि दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, वो हम लोगों को लिखेंगे। तो अगली हेडिंग है दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई।